चलिए अब अपनी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और अभी तक आपने जो देखा है वो एक्चुअली में फैक्चुअल कंटेंट सिर्फ था, जहां बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं थी। जैसे आफ्टर मतलब लेटर मुगल पीरियड, उत्तर मुगल काल, इसके बाद जो रीजनल स्टेट था, उस रीजनल स्टेट में भी ज्यादा माथा पिच्ची करोगे, जितना करोगे उतना फंस जाओगे। उसको सीधा सीधा याद कर लो। लिमिटेड सवाल आते हैं, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं आता जिसको समझने की जरूरत है, उसको आप याद कर लेंगे। इसके बाद जो यूरोपीय कंपनी का आगमन है, तो जो यूरोपीय कंपनी, पुर्तगीज कब आया, कहाँ फैक्ट्री बनाया, फिर डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, ऐसे करके अलग अलग सीक्वेंस है इनके आने का, फैक्ट्रीज बनाने का, कहाँ पे पहले कहाँ पे बाद में, ऐसे करके कब किन की लड़ाई हुई। तो ये भी बिल्कुल फैक्चुअल कंटेंट है। नोट्स इनफ है, क्लास इनफ है, वहां से आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आपके क्लास के अंदर हम लोगों ने जो शेयर किया है, जो वीडियो है रिकॉर्डेड, वो है गवर्नर जनरल एंड वायसराय का, यानी जो गवर्नर जनरल एंड वायसराय हुए थे उसको हमने अपलोड किया है। साथ में कांग्रेस का सेशन, और क्या था, बुक्स एंड ऑथर और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, यानी संवैधानिक विकास, गवर्नर जनरल, बुक्स एंड ऑथर, कांग्रेस का सेशन। ये वो चीजें हैं जो अगर मॉडर्न हिस्ट्री में देखें ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ याद करने की बात है। इसमें बहुत कॉन्सेप्ट, बहुत समझना, बहुत रिलेट करने की बात नहीं। कांग्रेस का सेशन कब हुआ, उस समय क्या हुआ, याद कर लीजिए। तो वो चीजें आपको अब दे दी गई है। अब यहां से जब हम लोग आगे चलेंगे तो हम लोग का जो पहला टारगेट होगा, यहाँ पे दो चीज है जिसको हम लोग लास्ट में करवा देंगे। एक तो है ब्रिटिश एरा में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ था वो, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड इसी से रिलेटेड जो सेक्शन है, प्रेस का विकास, ये सब वो जो बंच है उसको एक साथ ले लेंगे। यहां पे जो आज से स्टार्ट कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट मूवमेंट स्टार्ट करेंगे हम लोग। जो इंपॉर्टेंट मूवमेंट है वो भी नेशनल मूवमेंट टाइप के, ट्राइबल और एग्रीकल्चर मूवमेंट नहीं करेंगे, उसको भी लास्ट में कर लेंगे, वो भी फैक्चुअल टाइप के कंटेंट है। अभी जो हम लोग स्टार्ट करेंगे 1857 से, उसके बाद धीरे धीरे करके 1905, फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ऐसे करके हम लोग भारत की आजादी तक चलेंगे। और उसके बाद जो रहा सहा चैप्टर होगा उसको आराम से कवर कर लेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री आपका इंटायर कवर हो जाएगा। और इसके साथ साथ नोट्स और पीवाईक्यू सेशन भी हम लोग क्लास के साथ ही करेंगे, यानी साथ ही साथ सबको समाप्त करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या आज की क्लास में। तो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है 1857, 1857 की क्रांति। कब स्टार्ट हुआ था? 10 मई को। कहां स्टार्ट हुआ था? मेरठ में। सुनते चलिए आराम से, आपको याद हो जाएगा, सब कुछ समझा देंगे अच्छे से। शुरुआत कहां से हुई थी, कब हुई थी? 10 को। कहां से हुआ था? मेरठ से, यही है ना। अब इसके साथ साथ कुछ और फैक्ट्स है जो टाइम टू टाइम अभी हमारे सामने आएगा। देखिए 1857 का जो आंदोलन था, इसको सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। ठीक, 1857 का जो आंदोलन है इसको भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम भी कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और 1857 की ही क्रांति है जिसको क्रिश्चियनों के खिलाफ कॉन्स्पिरेंसी भी कहा जाता है। यही वो मूवमेंट है जिसको फ्यूडलिज्म यानी सामंतवादियों के द्वारा फिर से रीएस्टेब्लिश सत्ता उनको करना है, उससे रिलेटेड मूवमेंट कहा जाता है। तो 1857 का कैरेक्टर कुछ ऐसा था कि अलग अलग तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। अब सवाल ये उठता है, जो 1857 है, 1857 की क्रांति, इसके अंदर इसकी शुरुआत तो नो डाउट सेना ने की। ब्राउन बैस की जगह पे एनफील्ड राइफल की कहानी है। सेना ने इसको स्टार्ट किया, लेकिन आगे जाके अलग अलग कैटेगरी, यानी लगभग हर कैटेगरी के लोग, जैसे स्टूडेंट हैं, महिलाएं हैं, किसान हैं, मजदूर है, हर कैटेगरी के लोग कमोवेश उसके अंदर शामिल हो गए। हर धर्म के लोग शामिल हो गए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब थे उसके अंदर, जो यहाँ के थे वो सब थे। ठीक है, तो वो सब इसके अंदर शामिल हो गए। सवाल ये उठता है कि 1857 की क्रांति क्या अचानक हुई? नहीं, 1857 की क्रांति, और एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई रिवोल्ट होता है, कोई अगर विद्रोह होता है और इतने बड़े पैमाने पे होता है, तो वो कभी अचानक नहीं हो सकता। 1857 की क्रांति की जो ज्वाला भड़की, उसके अंदर कई सारा चिंगारी के लिए लकड़ियां लगी हुई थी। ठीक है, कई लकड़ियां लगी थी, और ये चिंगारी, ये नीचे से पूरा आग की तरह बवंडर बना था,
पूरा बारूद तैयार था और इस पे एनफील्ड राइफल ने क्या किया, उसने एक माचिस की तीली का काम किया, यहां पे तीली लगाया और 1857 के रूप में ये ब्लास्ट कर गया, 1857 के रूप में ब्लास्ट कर गया। और क्या आपको लगता है कि क्या एनफील्ड राइफल के कारण सिर्फ, आपको अभी जब रीजन हम बताएंगे तो उसमें एक टेम्पररी रीजन है जिसको तात्कालिक कारण कहते हैं एनफील्ड राइफल, तो आपको क्या लगता है एनफील्ड राइफल के कारण 1857 जैसा विद्रोह हो गया? नहीं, एनफील्ड राइफल के कारण 1857 जैसा विद्रोह नहीं हो सकता, क्योंकि और सारे रीजन यहां पे तैयार थे। उसने एक बारूद का ढेर तैयार कर रखा था, एनफील्ड राइफल ने जस्ट एक तीली का काम किया और उसमें आग लगा दी, 1857 जैसी क्रांति भड़क उठा। क्लियर? समझ में आ रहा है? कहां क्या है? चलिए, अब क्या आपको लगता है कि इसके पहले कभी सेनाओं के द्वारा विद्रोह ही नहीं हुआ था? इसके पहले क्या कभी सेना के द्वारा विद्रोह नहीं हुआ? तो आपको पता है 1766, 1806, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट विद्रोह है। क्या हुआ था 1764 में मुनरो, 1764 कब हुई, क्या लड़ाई हुई थी इस समय बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, यही हुआ था ना, बैटल ऑफ बक्सर, यानी बक्सर की लड़ाई हुई थी। मुनरो के अंदर में सेना था और उस सेना के एक दस्ते ने विद्रोह कर दिया था, ऐसा नहीं था कि विद्रोह नहीं हुआ था। इसके बाद 1766, इसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इसको श्वेत विद्रोह भी कहते हैं, और ये हुआ था डबल अलाउंस को लेकर, दोहरे भत्ते को लेकर। उस समय नियम ये बनाया था, पहले ये था कि जहां पोस्टिंग है वहां से अगर कहीं भी शिफ्ट किया जाता है, डेपुटेशन आजकल कहा जाता है उसको, तो डेपुटेशन पे जहां भी कहीं भेजा जाता है तो उसके लिए पैसे मिलते हैं। उस समय इन्होंने नियम क्या बना दिया, उस समय वेलेस्ली के टाइम में नियम ये बना कि नहीं, अगर बंगाल की सीमा के बाहर जाओगे तब तो भत्ता मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और ये भत्ता नहीं मिलना अंग्रेज सैनिक पे भी और भारतीय सैनिक सब पे लागू हो गया। तो भैया बात तो पैसे की थी, देशभक्ति गई तेल लेने, अब विद्रोह हो गया इसी बात को लेकर। इसीलिए इसको श्वेत विद्रोह कहते हैं कि एक ऐसा विद्रोह था जिसमें ब्रिटिश सेना भी शामिल था। उसके बाद 1806 वेल्लोर का विद्रोह, आपने अगर देखा होगा बार्लो उस समय थे, आपने पढ़ा होगा फैक्ट में, गवर्नर जनरल का करवा दिए ना, उसमें अंदर दिखा, उसके अंदर बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। 1806 उस समय कमांडर के रूप में बेंटिकी थे, उस समय विद्रोह होता है जिसको वेल्लोर विद्रोह कहते हैं। अब वेल्लोर विद्रोह जो होता है उसमें क्या हुआ था, एक्चुअली हुआ ये था कि सामान्यतः जो रिलीजन से रिलेटेड सिंबल है, जैसे पहले हिंदू रिलीजन के जो लोग थे वो कुंडल उंडल बड़े आराम से पहनते थे, कुंडल पहनते थे, पूरा श्रृंगार करते थे और ठीक था। मुस्लिम दाढ़ी वाड़ी रखते थे और पंजाबी अपना जो था वो रखते थे, लेकिन और सिखा रखना, टिक जिसको कहते हैं, वो रखना भी परंपरा में था हिंदुओं के, तो वो सब रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन इस समय एक बिल आता है, उसमें कहा गया कि नहीं, इस तरह के रिलीजियस सिंबल आप नहीं रख सकते हैं। जैसे ये बोला गया, अग्नि भड़क उठी, ठीक है, अग्नि भड़क उठी, और इसके कारण एक बड़ा विद्रोह वहां पे देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें थी। उसके बाद 1824 में, 1825 में, 1838 में, तो ऐसे करके बहुत सारा विद्रोह हुआ जो आपके जानने का नहीं है। यूपीएससी बीपीएससी जैसे एग्जामिनेशन के लिए जितना भी हमने बताया उतना काफी है, वो उसके ऊपर का है, तो उसको छोड़ दीजिए। अब हम लोग कुछ फैक्ट्स पे और बात कर लेते हैं। कहानी शुरू करते हैं, विद्रोह कैसे, कहां, कब हुआ। देखिए, कैसे, कहां, कब हुआ। देखो, सबसे पहला हुआ ये कि विद्रोह जो हुआ उसके कारण क्या थे, ये आएंगे ना सबसे पहले, कि विद्रोह के कारण क्या थे। विद्रोह का कारण क्या था? देखिए, विद्रोह का कोई एक कारण नहीं था। अगर 1857 के विद्रोह के कारण की हम बात करें,
कारण की बात करें तो कारण इसके बहुत सारे हैं। कारण सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सैन्य कारण, तात्कालिक, अन्य, ठीक है। ऐसे कई कारण थे, ऐसा कोई था ही नहीं जो कारण नहीं था। यहाँ पे ऐसा कुछ था ही नहीं जो कारण नहीं था, ठीक है। अब सवाल ये है कि इन कारणों को पहले एक एक करके देख लेते हैं। देखो, प्रशासनिक छूट गया। देखो, कई कारण थे, मतलब क्या, कितना कारण गिनाओ, जितना गिनाओ उतना ही है। कारण पे बहुत डिटेल में मत जाइए, कोई फायदा नहीं है जाने का। देखिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस कर देते हैं। सामाजिक कारण क्या था? एक तो सामाजिक लेवल पे ब्रिटिशर्स हमेशा भारतीयों का अपमान करते थे। कुत्ते, हब्सी, ये सब कहना बड़ा ही आम बात था उनके लिए, राइट। उनके लिए बहुत ही आम बात था। दूसरी तरफ राजनीति की बात करें तो आपको पता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसको कहते हैं व्यपगत का सिद्धांत, लॉर्ड डलहौजी लेके आए थे। उसके कारण उन्हें छोटे बड़े नवाब, जमींदार, इन सब की जमीन को हड़प लिया, इन सब के जमीन को हड़प लिया, राइट। अब इन सब के जमीन को जब इन्होंने हड़पा तो उसके कारण विद्रोह हुआ। इसी का एक एग्जाम्पल है, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है 1856 में, जब इन्होंने अवध को मिला लिया, जहां डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स काम नहीं कर रहा था, व्यपगत का सिद्धांत काम नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि व्यपगत का सिद्धांत वो सिद्धांत है जिसके कारण सिर्फ उन्हीं की संपत्ति ली जा सकती है जिसके अपने ब्लड चाइल्ड नहीं है। दत्तक पुत्र अगर है, अडॉप्टेड सन है, तो उसको संपत्ति ट्रांसफर नहीं होगा। 1856 में जब अवध को मिलाया गया तो उनके पास अपना बच्चा था, वाजिद अली शाह वहां के शासक थे, तब भी उसको जबरदस्ती मिला लिया गया। अवध को मिलाना इस बात का सबूत था कि यदि ब्रिटिशर्स चाहें तो जिसको मन करे उसको मिला सकता है, कोई भी उनके पास बहाना हो सकता है। इसी के कारण जितने जमींदार, नवाब, राजा, महाराजा तो उनके कान खड़े हो गए कि ऐसा हो सकता है, राइट। इसके बाद आर्थिक कारण की बात करते हैं। देखिए, आर्थिक कारण भी बहुत सारे हैं। जैसे अब ये सामाजिक कारण में जो हमने आपको बताया कि कैसे मिसबिहेव करते थे, कुत्ता, हब्सी आदि बोला करते थे, ठीक एज इट इज जो ये इनके साथ होता था वही सैनिकों के साथ भी होता था। सैनिकों के साथ खान पान से लेकर उनको भी कुत्ता, हब्सी, अलग अलग तरह के बातों से अलंकृत करना, ये बड़ा ही आम था। तो वो काम इनके साथ भी होता था। राजनीति की बात करें तो वो हमने कर लिया। आर्थिक की बात करें तो आपको मालूम है, आर्थिक 8 रुपए 70 रुपए, 35 रुपीज, 195 रुपीज, यानी एक भारतीय सैनिक को 8 रुपए मिलते थे सेना को, वहीं ब्रिटिश सेना को 70 रुपीज मिलता था। एक भारतीय सूबेदार को 35 रुपीज मिलता था, ब्रिटिश सूबेदार को 195 मिलता था। आप समझ सकते हैं कितने का अंतर था। जितने का अंतर यहाँ के पैसे में था, उतना ही अंतर इनकी सुविधाओं में था, खान पान के स्टैंडर्ड में था। एक तरफ गाढ़ा दाल और एक तरफ पानी वाला दाल। समझ में आ रहा है? तो ये सब डिफरेंस था। इन सब डिफरेंस को झेलते हुए नौकरी कर रहे थे। धार्मिक कारण की अगर हम बात करें तो 1856 में कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे ना। तो 1856 में द जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट आता है। द जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट जो आता है उसके अकॉर्डिंग समुद्र पार करना अनिवार्य कर दिया गया। समुद्र पार करना अनिवार्य कर दिया गया। ये जो लॉर्ड कैनिंग के टाइम में 1856 में द जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट, तो द जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट आता है। इसके अकॉर्डिंग समुद्र पार करना कंपलसरी कर दिया गया। कंपलसरी करने का मतलब है कि यदि आपको समुद्र पार जाकर सेवा देनी हो तो आप ना नहीं कह सकते हैं
जबकि इसके पहले जब नौकरी होता था तो उसके अंदर ये था कि आपकी धार्मिक भावनाओं के साथ नहीं खेला जाएगा, उसका सम्मान किया जाएगा, वहां आपको मजबूर नहीं किया जाएगा। लेकिन कान से कुंडल आदि तो वेल्लौर वाले ही में निकाल दिया गया। दूसरी तरफ जब ये आता है ना, तो इसमें समुद्र पार करना अनिवार्य कर दिया, यानी अगर जाना है तो आपको जाना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि हमारी भावना आहत होती है। और उस समय समुद्र पार करना केवल बजरंग बली के लिए छोड़ा गया था, इंसानों के लिए नहीं था। इंसान का समुद्र पार करने का मतलब पाप करना। और राजा राम नामक एक सेना के द्वारा ये काम किया गया पहली बार, तो उसको उनके बैरक वाले ने साइड कर दी, जिसको कहते हैं ना भात काटना। तो भात काट दिया, यानी अपनी जाति जवाड़ी से उसको बाहर निकाल दिया। उसके साथ खाना पीना नहीं खाते थे। इसने भी धार्मिक रूप से, इसके साथ ईसाई मिशनरी आती थी, हिंदू मुसलमानों के देवताओं, उनके जो पैगंबर, उनकी बुराई अपनी बड़ाई, जबरदस्ती करना, लालच देना, ये सारी चीजें धार्मिक के अंदर आ जाएगी। सांस्कृतिक लेवल पे भी हिंदू देवी देवताओं या कल्चर का मजाक उड़ाना। सैन्य की बात अगर करें तो सैन्य वाला तो यही थे, हमने सैन्य वाला तो यही कर दिया। ऊपर से इनके सैलरी में अंतर, सुविधाओं में अंतर, उसके अलावा मिसबिहेव बोनस में मिलता था, ये सारा कारण था। ये सारा कारण मिलके एक बारूद का ढेर बन चुका था। लोग परेशान थे, सेना परेशान थी। सेना इसलिए भी परेशान था, आर्थिक कारण में एक और चीज है ना, आर्थिक कारण में, सॉरी मैंने डिस्कस नहीं किया। आर्थिक कारण में जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है ना, जो राजस्व व्यवस्था है, उससे सेना के लोग भी परेशान थे ना। क्योंकि सेना के लोग कौन थे? वही वर्दीधारी किसान थे। और कौन था बताओ? अगर अभी आपसे पूछे आपका घर कहाँ है, तो आप में से कोई कहोगे हमारा घर लंदन है और हमारा घर मुंबई है, पुणे है। तो आपसे लंदन में भी अगर आपका घर है ना, तब भी वहां आपसे पूछा जाएगा तुम्हारा ओरिजिनल क्या है घर, तो आप किसी न किसी जगह के गांव की बात करेंगे कि ये पर्टिकुलर गांव जो है ना, वो हमारा घर है। क्यों करेंगे ऐसा? ऐसा आप इसलिए करेंगे कि वो जो गांव है, कहीं ना कहीं गांव से आज भी हम लोग जुड़े हैं। हो सकता है हमारी ये पीढ़ी ना जुड़ी हो, पिछली पीढ़ी जुड़ी थी, और उस समय तो सिर्फ गांव ही था, सिर्फ गांव था। तो कहा गया कि जो सेना है वो सिर्फ सेना नहीं है, वर्दी पहना हुआ किसान है। और जो ब्रिटिश सरकार की लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी, इससे इनके बाप दादा बहुत परेशान थे। इन्होंने लेटर लिखा हजारों की संख्या में ब्रिटिश सरकार को, कि क्या लिखा कि लैंड रेवेन्यू लेते समय, यानी भू राजस्व लेते समय इतनी सख्ती ना बरते। क्या लिखा? भू राजस्व लेते समय इतनी सख्ती ना बरते। और उससे वो परेशान भी थे, संतुष्ट भी नहीं थे। तो खुद तो था ही, इधर अवध को मिला लिया गया, उसको लेकर अचानक से लाखों हजारों की संख्या में लोग बेरोजगार हो गए। तो वो भी ब्रिटिश विद्रोह, वो भी इस सैनिक विद्रोह का एक हिस्सा बन गए। कुल मिला के ये सारा एक सिनेरियो तैयार हुआ। अब उस सिनेरियो में आता है एनफील्ड राइफल। उस सिनेरियो में आता है एनफील्ड राइफल। ये जो एनफील्ड राइफल है, एनफील्ड राइफल है, ये एनफील्ड राइफल, अभी एनफील्ड है ना, बुलेट, एनफील्ड राइफल है, ब्राउन बैस की जगह पे आता है। 1856 में इसको लाया जाता है। और जब ये आता है तो बस आ ही जाता है। जब आता है तो यहां पे एक कमाल की बात होती है। ये कमाल की बात कुछ इस तरह से है कि इसको आज तक प्रूफ नहीं किया जा सका, आज तक प्रूफ नहीं हुआ है। लेकिन जिसने भी किया था बड़ा ही समझदार था, उसने बहुत तगड़ा वाला मतलब बहुत सॉलिड दिमाग था। उसने एक ही साथ हिंदू को भी लपेट लिया और मुसलमानों को भी लपेट लिया। यदि उसने वो कहा क्या कि जो एनफील्ड राइफल है उसमें एक कार्टेज यूज होता था। उस कार्टेज को दांत से खोलना पड़ता था। जब दांत से खोलते थे तो खोलने के लिए जब जहां से खुलता था वहां पे ग्रीस लगा होता था। थोड़ा ग्रीस लग जाना तो जायज है, तो ग्रीस लग जाता था। अब वो जो ग्रीस था उसके बारे में कहा गया गाय और सुअर की चर्बी से बना है। राइट? वो जो ग्रीस है गाय और सुअर की चर्बी से मिला है, मतलब दोनों को मिला के बनाया गया है। और बाद में मंगल पांडे ने भी इसको लेकर खूब प्रोवोक किया। रिजल्ट ये हुआ कि मुस्लिम भी आहत, हिंदू भी, दोनों की धार्मिक भावनाएं आहत, दोनों मिल गए। यदि गाय की बात की जाती तो हिंदू का भावना आहत होता, यदि सिर्फ सुअर की बात की जाती तो मुस्लिम का भावना आहत होता। समझदार कोई था जिसने दोनों को मिला दिया, लो साथ में मिलकर लड़ो। तो यहां पे ये एनफील्ड राइफल जो था वो इंपॉर्टेंट काम किया था। अब आगे चलते हैं। ये जो मूवमेंट है इसमें ध्यान रखिएगा, ये जो आंदोलन हुआ ना, ये जो आंदोलन हुआ
1857 का इसकी जो शुरुआत होती है कुछ डेट है उसको याद कर लीजिएगा। डेट को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। एक तो डेट है कि चर्बी वाले कारतूस को लेकर डिनाई किया गया था, वो 19वीं नेटिव इन्फेंट्री बहरामपुर, ठीक है, 19वीं नेटिव इन्फेंट्री जो बहरामपुर का है उसने इसको लेकर सबसे पहले विद्रोह किया, ठीक है, किया, और उसको लेकर सजा वजा भी हुई। तो सजा हुई, उन्होंने इनकार कर दिया था, तो सजा हुई थी लेकिन कुछ खास उस पर हुआ नहीं। उसके बाद जो मेन विद्रोह होता है ना, वो होता है बैरकपुर में। बैरकपुर छावनी की जो विद्रोह थी, जिसको 34th नेटिव बटालियन के द्वारा किया गया था। इसी 34 नेटिव बटालियन के अंदर मंगल पांडे सिपाही हैं। 34 नेटिव बटालियन में जो डेट है उसको लेकर कंफ्यूजन है, कहीं पे आपको 24 मिलेगा और कहीं 29 मिलेगा। अधिकांश जगह आपको 29 मिलेगा, कुछ जगह 24 भी देखने को मिलेगा, और ये बात है मार्च की। 24 या 29 मार्च 1857 को ये घटना होता है। मंगल पांडे विद्रोह कर देते हैं और उसी में लेफ्टिनेंट बॉम्ब की बुरी तरह वो घायल हो जाते हैं। बाद में मंगल पांडे को पकड़ा जाता है, फांसी की सजा होती है, फलाना ढिमाका टाइप की काम ये सब हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद बात थोड़ा सा थम गया, कुछ समय के लिए बात रुका, लेकिन रुका नहीं। फिर अच्छा, आपको पता है कि मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी दिया गया था, 8 अप्रैल को फांसी दी गई थी। उसके बाद 24 अप्रैल को 1857 वो फिर से विद्रोह भड़का। ये तो मार्च की कहानी हो गई। फिर से विद्रोह भड़कता है 24 अप्रैल को, और मेरठ में जो मेरठ घुड़सवार नेटिव घुड़सवार सेना है उसने विद्रोह कर दिया। टोटल इसमें 90 सिपाही थे, इन्होंने विद्रोह कर दिया। अब जो 90 थे उसमें 85 दोषी पाए गए। इन 85 को बर्खास्त किया गया और उनको 10 साल के लिए जेल में डाल दिया गया, ठीक है। ये जो इनको जेल में डाला गया, ये घटना है 9 तारीख की, 9 मई की घटना है। इनको जेल में डाला गया। अब ब्रिटिशर्स, अब जो भारतीय सेना थे उन्होंने सोचा कि बहुत अत्याचार हो गया, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये 9 तारीख की बात है, देखिए ये 9 मई की बात है। इन्होंने अब क्या किया, 10 मई की बात हम करते हैं, इनको बर्दाश्त नहीं हुआ और फाइनली 10 तारीख को मेरठ में विद्रोह होता है। ये जो 90 सेना के जवान जो जेल में बंद थे इनको छुड़ा लिया गया, और इनके साथ और भी जो कैदी थे उनको भी छुड़ाया गया, और वहां से ये सेना का बटालियन दिल्ली के लिए कूच करता है, ठीक है, दिल्ली के लिए कूच करता है। आपको पता होना चाहिए दिल्ली से मेरठ की दूरी इसी रोड में है। दिल्ली से मेरठ की दूरी जो है वो बहुत अधिक नहीं है। यहां मेरठ है, यहां मेरठ है, लगभग 60 किलोमीटर की दूरी है, और इस दूरी को इन्होंने एक दिन में तय कर लिया और दिल्ली पहुंचते हैं 11 तारीख को। 11 मई को दिल्ली पहुंच के बिगुल बजा देते हैं। जब दिल्ली पहुंचते हैं तो वहां पे बहादुर शाह जफर से कांटेक्ट किया जाता है। बहादुर शाह जफर को कहा जाता है कि साहब आइए और कमान संभालिए। बहादुर शाह जफर कमान संभालने के मूड में नहीं, तो उनको पता था कि ये पिटवा के छोड़ेगा, ये जो है ना पिटवाएगा ही, कोई उपाय नहीं है, मार खिलवाएगा, बुढ़ापा में हड्डी वड्डी तुड़वा देगा। अब बहादुर शाह जफर बेचारे बुजुर्ग आदमी, बेटा पोता नाती वाले आदमी, अंग्रेज धमकी ऑलरेडी दे रहा था, लेकिन यहां से इतना दबाव था और इतना उत्साह था कि उन बूढ़ी हड्डी में भी ताकत आ गई। उन्होंने बोला ठीक है संभाल लेंगे कमान। लेकिन एक्चुअली वो नाम मात्र, चूंकि मुगल बादशाह थे, एक सिंबॉलिक उनका एक प्रेजेंस था, एक रिस्पेक्ट था, तो वो उनको नेतृत्व करने के लिए औपचारिक रूप से एक तरह से कहा गया। तो औपचारिक रूप से बहादुर शाह जफर सिंबॉलिकली एक लीडर हो गए। और किसके नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, तो बख्त खां के नेतृत्व में ये एक्चुअली में मूवमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है। बख्त खां के नेतृत्व में एक्चुअल मूवमेंट स्टार्ट होता है, और
बख्त खां के नेतृत्व में टोटल 10 लोगों की टीम बनती है, जिसमें 6 सेना से और जो 4 थे वो सिविलियन थे, आम लोग थे, या इसको ऐसे करिए, आम नागरिक थे। ठीक है, तो 10 लोगों की टीम बनती है, बख्त खां लीड करते हैं उसको, 6 सेना से उसके अंदर थे और 4 जो थे आम लोग थे। तो ऐसे करके इसको स्टार्ट किया गया। एक यहाँ पे फैक्ट ये आता है कि क्या 1857 की क्रांति को लेकर क्या लिटरली उसका प्रचार प्रसार किया गया था? तो यहाँ पे कई कहानियां हैं। कहानी के अंदर जेसी विल्सन कहते हैं 2 चीज है कहानी के अंदर, ये है कि ये जो स्टार्ट होना था, ये जो ये आप 10 मई देख रहे हैं ना, एक्चुअली इसको 31 मई को स्टार्ट होना था। और जेसी विल्सन इस बात को मानते हैं कि इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग हुई थी और ये 31 मई को स्टार्ट होना था, लेकिन सेना के जवान है ना, कितना बर्दाश्त करेंगे, सेना के जवान हैं कितना बर्दाश्त करेंगे। तो उन्होंने 10 तारीख को, 31 तारीख को ही, 31 की जगह पे 10 को ही प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया और कहा गया कि रोटी एंड कमल के थ्रू इन्होंने प्रचार प्रसार करके लोगों को जमा करने की भी कोशिश की थी। ठीक है, लोगों को जमा करने का भी इन्होंने कोशिश किया था। तो ये सारा फैक्ट यहां पे और देखते हैं। किया था और क्या है। चलिए, अब 11 तारीख को हो गया। अब अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों ने इस कमान को संभाला। इसका एक लिस्ट है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, नोट्स में दे दिया गया है, तो लिस्ट से आपका काम हो जाएगा। हम ब्रीफ कर दे रहे हैं कि कहाँ पे कौन थे, हम ब्रीफ कर देते हैं कहाँ पे कौन थे। जैसे देखिए, लखनऊ में वाजिद अली शाह, लखनऊ की बात करें तो वाजिद अली शाह की बेगम थी बेगम हजरत महल। देखिए, बेगम हजरत महल का बेटा है जिसका नाम है बिरजिस कादिर। तो बिरजिस कादिर लखनऊ कहाँ है? यहाँ पे इधर पे यूपी, ये देखिए ना, उत्तर प्रदेश है ना, यहाँ पे लखनऊ है। तो लखनऊ में बिरजिस कादिर ने बिरजिस कादिर उनका बेटा था। तो उनको बोला गया कि भैया इसको तुम राजा घोषित करो, तुम हमको लौटाओ अवध, लखनऊ की बात हम कर रहे हैं। तो वाजिद अली शाह की बेगम थी बेगम हजरत महल, तो उन्होंने अपने बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया और उसके बिहाफ में वो लड़ना स्टार्ट की। तो ये इंपॉर्टेंट है। वहां पे हेनरी लॉरेंस स्टार्टिंग में मारे जाते हैं और बेगम हजरत महल के बारे में कहा जाता है कि नाना साहब भी नेपाल भागे थे और बेगम ऑफ अवध यानी हजरत महल भी नेपाल भाग गई थी। उसके बाद कानपुर उत्तर प्रदेश, यहां पर नाना साहब जो दत्तक पुत्र हैं, ठीक है, नाना साहब ने कमान संभाला। और जो नाना साहब हैं, इनका मदद कौन कर रहा था, याद रखिएगा, अजीमुल्ला। ठीक है, अजीमुल्ला इनका मदद कर रहे थे नाना साहब। कानपुर की बात है, नाना साहब के अजीमुल्ला मदद कर रहे थे। और यहां पे एक घटना घटती है जिसको कहते हैं सती चौड़ा घाट। सती चौड़ा घाट की घटना घटती है। क्या है सती चौड़ा घाट की घटना? देखो, सती चौड़ा घाट में हुआ यह था कि नाना साहब के साथ जो सेना की टीम थी, उनकी अपनी जो टुकड़ी थी, इसने बड़ी संख्या में कुछ अंग्रेज जेंट्स भी हैं, लेडीज भी हैं, बच्चे भी हैं, यानी अंग्रेज फैमिली को कुछ को इन्होंने घेर लिया। अब वो डर के मारे दुबक गए, चारों तरफ से इनके लोगों ने घेर लिया, अच्छी खासी संख्या थी उनकी। नाना साहब को ये बात पता चला तो उनको लगा कि ये बात अच्छा नहीं है कि किसी को घेर के मारा जाए। तो नाना साहब ने आदेश दिया कि जो भी है उनको आप जाने दीजिए। उन्होंने बोल दिया था और यहां इनके सेना के लोगों ने अनाउंस कर दिया, ठीक है आप जाइए, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। जब वो वहां से निकलें तो उन पे प्रहार करके किया गया और उनको जान से मार दिया गया। ये नाना साहब के ऊपर एक कलंक है कि नाना साहब जैसे लोग ने ऐसा किया, लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि नाना साहब ने ऐसा नहीं किया था। नाना साहब ने सही से आदेश दिया था कि नहीं आप इसको लेके जाओ। ये गलती कहीं ना कहीं उनके कमांडर या सेना के जो लोग थे उनकी थी। तो सती चौड़ा की घटना। उसके बाद बिहार आइए, बिहार का
बिहार में कुंवर सिंह को याद कीजिए, जगदीशपुर, आरा के जगदीशपुर के कुंवर सिंह, 70 साल की उम्र, और 70 साल की उम्र में उन्होंने जो किया वो याद रखा जाएगा। टेलर के द्वारा बाद में वो हारते हैं, वो बात अलग है। लेकिन जब यहाँ पे दमन ये कर रहे थे तो उन्होंने पानी पिला के रख दिया। उन्होंने नाना साहब के साथ भी लड़ाई की, खुद तो किया ही, नाना साहब के साथ भी लड़ाई की, रीवा के राजा के साथ लड़ाई की, तो वो सब किया इन्होंने। बाद में जब इनकी डेथ होती है तो अमर सिंह ने कमान संभाल लिया, उनके जो भाई थे। और इस तरह से जितने भी लोग उस समय लड़े ना, उसमें सबसे अगर इम्पोर्टेंट कोई कैरेक्टर था तो वो थे बिहार के जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह। और कुंवर सिंह इतने शार्प थे, एक तो गुरिल्ला वार में बहुत ज़्यादा शार्प थे, आपने पढ़ा होगा, और दूसरा कुंवर सिंह को पता था ये कंडीशन आने वाला है, तो उन्होंने पहले ही अपने किलानुमा जो घर था उनका, उसके अंदर बारूद माने हथियार बनाना, बारूद बनाना, उसे गोली बम बनाना, ये सब स्टार्ट कर दिया था। यानी हथियार जमा करना उन्होंने शुरू कर दिया था। उनको पता था कि कुछ ना कुछ बढ़िया होने वाला है जिसमें हमारी भूमिका बहुत अहम होगी। इसके बाद और क्या है, ठीक। इसके बाद फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला के नेतृत्व में हुआ। मौलवी अहमदुल्ला जो थे फैजाबाद वाले, वो बेसिकली मद्रासी हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पे फैजाबाद आ गए थे तो यहाँ पे उन्होंने लीड किया। तो इस तरह से झांसी की रानी के बिना तो काम चलेगा नहीं। तो झांसी की रानी की अगर हम बात करें, झांसी की रानी की अगर हम बात करें तो झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। राजा गंगाधर राव उनके पति। झांसी की रानी के बारे में कहा जाता है लड़ी तो खूब, लेकिन झांसी की रानी, ब्रिजेश कादर की मां बेगम हजरत महल, नाना साहब, ये सब ने तब तक दरवाजा अंग्रेजों का खटखटाया था जब तक मतलब अंग्रेज माने नहीं, लेकिन अंग्रेज का दरवाजा ये खटखटाते ही रहे जब तक इन्होंने हथियार नहीं उठाया। ये चाहते थे अंग्रेज मान जाए तो अंग्रेज के साथ ये भारतीयों के अगेंस्ट में लड़ती, लेकिन इनकी बात नहीं मानी गई। खैर, तो झांसी की रानी की बात करते हैं। तो झांसी की रानी के बारे में फैक्ट ये है कि झांसी की रानी अपने बेटे को जब सारा संपत्ति दे के वहां पे राज करना चाहती थी, लेकिन अब चूंकि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत इनकी संपत्ति जब्त करने का आदेश आ गया था, इसके अगेंस्ट में इन्होंने जो भी करना था वो किया, बट कुछ बात बनी नहीं। ये लड़ाई की अच्छा खासा, वहां से ग्वालियर की तरफ भागी। इनके साथ एक बड़ी संख्या में सेना, 20,000 का जो सेना था वो मिल गया। लेकिन आपको पता है कि ह्यूरोज इनके पीछे, और फाइनली ह्यूरोज के से जो लड़ाई होती है तो 17 जून 1858 17 जून 1858 को इनकी डेथ होती है। और ह्यूरोज कहता है कि क्या लाइन यूज किया था ह्यूरोज ने, क्या यूज किया था, जितनी विद्रोही हैं उनमें से एकमात्र मर्द हमारे सामने पड़ी हैं। जब उनकी डेथ हो जाती है झांसी की रानी की लड़ाई में, तब वो कहती है कि विद्रोही में एकमात्र मर्द यही थी। समझ में आ रहा है? झांसी की रानी के बारे में ह्यूरोज कहते हैं, तो आप सोचो कितनी बहादुर होंगी वो। तो ये सारा है। और ये जो गंगाधर राव की विधवा हैं, कौन, झांसी की रानी, इन्होंने कहा था मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ये नारा उन्होंने दिया था। एक्चुअली उनको अपने झांसी से प्यार था उस समय, और बड़ा ही वाजिब है, उस समय का कुछ माहौल ही ऐसा था कि क्षेत्रीयता थी। उस समय वहाँ के राजा हुआ करते थे, वही क्षेत्र उनका देश होता था, कोई भारत देश था ऐसा कुछ नहीं था। चलिए खैर, तो जिन हीरोज ने के कारण हीरोज से वो हार जाते हैं और कहानी यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सारा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ फैक्ट्स है, उसको आप देख लीजिए, आपको लगता है मैं बोल देता हूँ फटाफट। फैक्ट में ये है कि दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने लीड किया, बरेली में खान बहादुर खान ने, कानपुर में नाना साहब, आरा में कुंवर सिंह, अवध में हजरत महल, हरियाणा में राव तुलाराम, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, संबलपुर में सुरेंद्र साई, इलाहाबाद में लियाकत अली। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं, लाइक हरियाणा में राव तुलाराम, अच्छा हो गया, राव तुलाराम हो गया, फैजाबाद हो ही गया होगा, नहीं हुआ, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, झांसी हो गया, इलाहाबाद लियाकत अली, ग्वालियर तात्या टोपे, गोरखपुर गजाधर सिंह, बरेली खान बहादुर, मथुरा देवी सिंह,
तो ऐसे करके बहुत सारे फैक्ट्स हैं। अब एक चीज यहाँ पे और आपको याद करना होता है कि कहाँ पे किसने जीता, किस अंग्रेज जनरल ने हरा के उस जगह को जीता। तो याद रखिएगा, सबसे पहले विद्रोह मेरठ के बाद दिल्ली में होता है, और एक्चुअली दिल्ली को ही हम प्राइमरी मानेंगे क्योंकि दिल्ली एक राजधानी थी। अब अंग्रेज के लिए दिल्ली जीतना सबसे इंपॉर्टेंट था, तो अंग्रेज ने सबसे पहले दिल्ली को जीता। तो दिल्ली को जीतने में जॉन निकोलसन, हडसन का बहुत बड़ा योगदान है। तो निकोलसन और हडसन का योगदान है। और आप में से जो भी सिविल की तैयारी करते हैं, नॉर्थ दिल्ली यूनिवर्सिटी का 2 कैंपस है ना, नॉर्थ और साउथ, तो नॉर्थ कैंपस के पास एक रोड है जिसको हडसन लेन कहते हैं, इसी हडसन के नाम पे। वहीं पर एक लेन है जिसको आउटरम लेन कहते हैं, जो मुखर्जी नगर से कैंप की तरफ आता है, तो आउटरम लेन है। कैंप के पास ही हडसन लेन है, और तो वो है। इसके अलावा कानपुर, तो व्हीलर ने, कैंपबेल ने, कोलिन ने जीता। लखनऊ को लॉरेंस, इंग्लिश और हेनरी के द्वारा जीता गया। आउटरम, कैंपबेल, बहुत सारे लोग थे, तो खैर एक की तो डेथ हो गई थी, तो मेनली आउटरम और कैंपबेल का नाम याद किया जाता है। झांसी को ह्यूरोज ने जीता है, बनारस को जेम्स नील ने जीता है। तो इस तरह से अलग अलग लोगों ने इसको अलग अलग जीता। अब सवाल उठता है कि ये मूवमेंट हुआ तो सही, लेकिन ये अनसक्सेस हो गया। कारण क्या था? कारण सबसे बड़ा कारण था इसका कि ये बहुत सीमित क्षेत्र में फैला था, और खासकर नॉर्थ इंडिया के इलाके में था। ये पंजाब देख रहे हैं ना, तो इस पंजाब, इसमें नहीं था, इसमें नहीं था, वेस्ट पंजाब में नहीं था, इस पंजाब में फैला हुआ था। हरियाणा में था, यूपी में था, बिहार में भी। ये कहां था? ये वेस्ट बिहार में फैला था, देख लो। ये ईस्ट बिहार की तरफ बहुत कम था, मेनली वेस्ट बिहार की तरफ फैला था, और वो भी कहां? जो यूपी का इलाका है। पश्चिम बंगाल न के बराबर, वेस्ट बंगाल न के बराबर। साउथ में बहुत ज्यादा रोल इसका नहीं था, राजस्थान में भी ऐसा कुछ नहीं था हलचल। मुंबई में पूना के आसपास का जो बेल्ट था, सॉरी यानी पूना के आसपास का जो बेल्ट था, वहां पर ये था। लेकिन मुंबई और इलाका शांत था, साउथ मोस्टली शांति था। तो जो मोटा मोटी रुहेलखंड, बुंदेलखंड, पश्चिमी बिहार, गंगा यमुना का द्वार, तो ये वाला जो हिस्सा था ना, ये वाला इसी हिस्से में कहीं ना कहीं ये मूवमेंट फैला हुआ, देख रहे मोस्टली। और इधर छिटपुट कहीं कहीं पे मूवमेंट था, इससे ज्यादा नहीं। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगह लीड किया, ठीक है। अब देखिए, अब जो ये अनसक्सेस किया, उसके पीछे हमने डिस्कस कर लिया कि क्या कारण था। इसके साथ साथ कई और कारण थे, जिसमें जमींदारों का, महाजनों का, नवाबों का, बहुत सारे का अंग्रेज का साथ देना। जो भारत के भी सैनिक थे, उनमें से अधिकांश सिख, मराठे, गोरखा, ये सब अंग्रेजों के साथ थे। पूरे देश में ये नहीं फैला हुआ था, ये आप देख रहे हैं, लिमिटेड एरिया में फैला था। जो सेना के जवान थे, उनके पास हथियार के नाम पे क्या था? लाठी, भाला, यही सब था ना, जो ट्रेडिशनल वेपन था। वहां ट्रेंड मिलिट्री, वहां पे निकोलसन, हॉलवेल, आउटरम, हडसन जैसे वेल ट्रेंड, और उनके अंदर ट्रेंड सेना, और वो भी मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड वेपन के साथ लैस, जैसे एनफील्ड राइफल, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। अब सवाल ये उठता है कि सेना की संख्याओं में भी अंतर था। कंपनी के पास 90,000 के आसपास सैनिक थे। इनमें से जो अधिकांश सेना था, वो मतलब ब्रिटिश सेना भले ही कम था, लेकिन जो सैनिक थे इंडियन, वो तो उन्हीं का सपोर्ट कर रहे थे मैक्सिमम। ये सारी चीजें थी। स्प्लिट एंड रूल का गेम, सांप्रदायिकता को इसके अंदर डाल दिया गया। तो ये सारी चीजें थी। निश्चित निश्चित समय सीमा, निश्चित समय पे तैयार नहीं करना, प्रॉपर कार्य योजना का अभाव, ये सारी वो चीजें थी, ये सारी वो चीजें थी जिसने इसको फेल कर दिया। राइट, फेल तो हो गया।
अब इसको लेकर, इसके स्वरूप को लेकर कई लोगों का अलग अलग चीजें कहना है। जैसे 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 देखिए, सबसे पहले जो ब्रिटिशर्स हैं, और जो इंडियन हैं, तो ब्रिटिशर्स में ऑलमोस्ट यही कहना चाह रहे हैं कि ये कॉन्स्पिरेंसी है, ये सिर्फ सेना का विद्रोह है, इसमें आम लोग नहीं थे, कुछ चंद सैनिक असंतुष्ट हो गए, वो विद्रोह किए, कुछ लोगों ने साथ दे दिया, बस इससे ज्यादा वो नहीं कहना चाहते हैं कुछ। इसको ये प्रूफ नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी गलती के कारण ये एक बड़ा विस्फोट था। दूसरी तरफ जो इंडियन है उसके अंदर दो कैटेगरी है, एक इसको एक अलग डायरेक्शन दे रहे हैं, एक जो ये कहने पे तुला है कि ये भारत का पहला स्वाधीनता संघर्ष था। जैसे अब सुनिए, आप सबसे पहले ध्यान रखिए, जो आधिकारिक इतिहासकार हैं वो एसएन सेन है, सुरेंद्र नाथ सेन, ठीक है, एसएन सेन आधिकारिक, एसएन सेन जो हैं वो आधिकारिक इतिहासकार है। एमसी मजूमदार, एक्चुअली अप्रोच किया गया था एमसी मजूमदार के से, लेकिन एमसी मजूमदार ने कहा कि नहीं, आप अगर हमें बहुत ज्यादा दबाव डालेंगे तो हम सरकारी इतिहासकार नहीं बनेंगे। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा, सुरेंद्रनाथ सेन को कहा गया कि ठीक है आप आ जाइए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है कर लेंगे। उन्होंने जो किताब लिखी 1857, वो किताब में उन्होंने ये एक्सेप्ट किया दबे जबान से कि ये भारत का एक पहला स्वाधीनता संग्राम था। ये अलग बात है कि उन्होंने ये कहा कि ऐसा नहीं था कि इसका स्वरूप बहुत राष्ट्रीय था, तब भी इसको इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम ही कहा। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और इनकी किताब थी 1857। और इसके अलावा सीले और लॉरेंस ने कहा कि ये केवल सैनिक विद्रोह है। LR रीज का कहना है कि धर्मांध का ईसाइयों के खिलाफ विद्रोह है। TR होम्स कहते हैं बर्बरता और सभ्यता के बीच विद्रोह है। एक जो सवाल पूछा जाता है आउटरम और टेलर का, तो हिंदू मुस्लिम का कॉन्स्पिरेंसी है, ठीक है, हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र है। मजूमदार साहब जो है वो तो सीधा कहते हैं ना ही यह पहला, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। इसके अलावा ताराचंद कहते हैं कि ये जमींदारों, महाजनों आदि का दोबारा से अपनी सत्ता को रिस्टोर करना था। अब ब्रिटिशर्स में एक हैं बेंजामिन डिज़रायली। बेंजामिन डिज़रायली जो हैं वो एकमात्र हैं उस समय के कंटेम्पररी थिंकर या विचारक की अंग्रेज जो कहते हैं कि नहीं, ये एक स्वाधीनता संग्राम था। दूसरी तरफ ये हुआ कैसे, दूसरी तरफ ये हुआ कैसे, तो इसको ऐसे देखिए कि बेंजामिन डिज़रायली ने जब ये बात कही तो इसके कारण कुछ लोग दबे जबान से इंडिया में भी एक्सेप्ट करने लगे कि नहीं भैया ये स्वाधीनता संघर्ष था। अब यहां पे सुरेंद्रनाथ सेन ने तो कहा ही, एमसी मजूमदार ने उसका विरोध किया था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और इसी कारण उन्होंने कहीं ना कहीं लिखने से मना कर दिया। जो बेंजामिन डिज़रायली के हैं उनका कहना है कि उस समय के बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट हैं, ये अलग बात है कि डॉक्यूमेंट्स को जला दिया गया था, जिसके कारण वो एविडेंस अब हमारे पास नहीं है कि हम उसके स्वरूप पे बहुत ज़्यादा चर्चा करें। जब ये हो गया उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बदली। क्या बदला उसको देख लेते हैं, इसका परिणाम क्या हुआ। देखिए इसके परिणाम में सबसे पहला ये था कि 1858 का एक्ट आया। देखिए परिणाम, 1858 का एक्ट आया, कंपनी का प्रशासन समाप्त हो गया, ब्रिटिश जो सम्राट या सम्राज्ञी हैं वो भारत के हेड हो गए, यानी अब ये सीधे क्राउन के अंदर चला गया, ब्रिटिश क्राउन के अंदर चला गया। दूसरी तरफ नीचे आइए, एक और चीज हुआ, यानी कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली था वो तो समाप्त हो ही गया, अब एडमिनिस्ट्रेटिव मोनोपोली समाप्त हुआ। किसी भी तरह के विस्तार को, यानी अब कंपनी किसी भी तरह का विस्तार नहीं करेगा,
क्यों? क्योंकि उनको पता चल गया जमींदार महाजन और जो नवाब थे उनका इंपॉर्टेंस। उन्होंने अगर सपोर्ट नहीं किया होता, लॉर्ड कैनिंग ने कहा भी कि सिंधिया ने अगर सपोर्ट नहीं किया होता तो हमें अपने बोरिया बिस्तर बांधने होते। तो उनको समझ गया कि ये बेड़ा बार का काम करता है, तो अब कोई इस तरह का एक्सटेंशन नहीं हुआ, जो हुआ सो हुआ, अब नहीं होगा। इसके बाद इन्होंने ये कहा कि जो भारत की रीति रिवाज है उसके अंदर हम किसी भी तरीके का इंटरफेयर नहीं करेंगे, उससे वो बाहर हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो ये था कि गवर्नर जनरल वायसराय कहे जाने लगे। ठीक है, जो गवर्नर जनरल थे वो वायसराय कहे जाने लगे, ये इंपॉर्टेंट है। अब वायसराय कौन हुए? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले वायसराय। कंपनी का जब शासन समाप्त होता है तो एक भारत सचिव, इंडियन सेक्रेटरी का पोस्ट बनता है और 15 लोगों की एक काउंसिल बनाई जाती है, यानी 15 लोगों की एक परिषद बनाई जाती है। ठीक है, अब यही 15 लोगों की परिषद वहां से रूल करेगा, यह इंपॉर्टेंट है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण पोस्ट हो गया वो इंडियन सेक्रेटरी का हो गया, जिसके लिए 15 लोगों की टीम थी। इन 15 में 8 जो थे वो सरकार की तरफ से नॉमिनेट होते थे और जो 7 थे वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा उसके अंदर नॉमिनेट किए जाते थे। तो ये इंपॉर्टेंट है। सीमा विस्तार रोक दिया गया। एक और है 1861 में भारतीय जनपद सेवा अधिनियम ICS। ठीक है, ICS भारतीय जनपद सेवा अधिनियम, सिविल सेवा की परीक्षा की बात वहां पे की गई। लंदन में प्रतियोगिता होगी इसकी बात की गई थी। इसके अलावा जनपद सेवा अधिनियम उसके नीचे का था, उसके लिए लंदन में एग्जाम होगा ये कहा गया। इसके साथ ही कहा यह भी गया कि सरकारी नौकरी में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। अगर वो सरकारी नौकरी है तो इंडिया हो या वो माने इंडियन हो या यूरोपीय हो, उसमें हम कोई अंतर नहीं करेंगे। ये सारा है। और ब्रिटिश कहा, यहां पे एक फैक्ट है जिससे सवाल पूछा भी गया है कि ब्रिटेन के क्राउन द्वारा भारत सरकार की अधिग्रहण की जब घोषणा की जा रही थी, यानी ये वाला जो था 1858 वाला, तो लॉर्ड कैनिंग उस समय इलाहाबाद में थे और इलाहाबाद के दरबार में ही इसको अनाउंस किया गया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो काफी। ठीक है, तो इतना काफी है, इससे आपका कोई भी सवाल सॉल्व हो जाएगा, बाकी चीजें नोट्स में है। तो 1857 हमारा इसी तरह से समाप्त होता है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।